सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टीएस डायग्राम, कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। हेडिंग क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे आप कह सकते हो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। और देखो ये दूसरे तरीके से भी आता है। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरम दी, इसे कहते हैं नर्स्ट हीट थ्योरम। ठीक है। जो नर्स्ट एक साइंटिस्ट है ना, उनकी एक थ्योरम है हीट से रिलेटेड। उसी थ्योरम को ही आप क्या कहते हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो नर्स्ट हीट थ्योरम यानी जो नर्स्ट साइंटिस्ट हैं उनकी ऊष्मीय या ऊष्मा प्रमेय है ये, इसी को आप कहते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो देखो क्या है ये थ्योरम कहती है कि जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी कोई भी सिस्टम हो, सभी सिस्टम्स की है ना, जो एंट्रोपीज हैं सभी सिस्टम्स की, वो जीरो होती है, जीरो की तरफ टेंड करती है। कब? यदि टेम्परेचर कैसा हो? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप जानते हैं, यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर। क्लियर है? तो जो देखो स्टेटमेंट तो हम लिख देंगे, लेकिन पहले आप समझो जो एंट्रोपीज हैं सभी सिस्टम्स की, कोई भी सिस्टम हो है ना, वो किसकी तरफ टेंड करती है? जीरो की तरफ। यदि टेम्परेचर कितना है? जीरो है। ठीक है। टेम्परेचर कितना है? एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन। और एक बात तो मैंने आपको ये बताई, और एक बात ये है कि जो एंट्रोपी चेंजेस है सभी सिस्टम्स के लिए, वो भी जीरो की तरफ टेंड करता है यदि टेम्परेचर, ये गलत बोल दिया मैंने, जो हाँ ठीक तो बोला है, एंट्रोपी चेंजेस जो हैं वो भी जीरो की तरफ टेंड करते हैं यदि टेम्परेचर कितना है? जीरो केल्विन। ठीक है जी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर यदि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर हो, तो सभी सिस्टम्स की जो एंट्रोपीज हैं और सभी सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंजेस हैं वो सब क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती है। तो बस यही है, इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। देखो, द एंट्रोपीज, ठीक है जी, द एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम्स। क्लियर है? द एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम्स एंड, दोनों को साथ लिख दूं? दोनों को साथ लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं द एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम्स और एंट्रोपी चेंजेस एंड एंट्रोपी चेंजेस। ठीक है जी। एंट्रोपी चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में है, एक बात याद रखनी है। तो एंट्रोपी चेंजेस इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। प्लूरल में बात करें तो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने कहा द एंट्रोपीज यानी द एंट्रोपीज, ठीक है, ऑफ ऑल सिस्टम्स, सभी सिस्टम्स की। और जो एंट्रोपी चेंजेस है ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस में है ना, किसमें? सभी रिवर्सिबल प्रोसेस में, सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में। कितनी होता है? ये किसकी तरफ टेंड करते हैं? टेंड जीरो। ये जीरो की तरफ टेंड करते हैं। ठीक है जी। कब? ठीक है, कब? यदि टेम्परेचर किसकी तरफ टेंड कर जाए? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की तरफ टेंड कर जाए, है ना। तो इफ टेम्परेचर्स, या ऐसे सीधा सा लिख दो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है जी। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है जी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स पर
क्लियर है? क्या होता है, जो एंट्रोपी है किसी सिस्टम की और एंट्रोपी चेंज जो है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो सब किसकी तरफ टेंड करते हैं, जीरो के, है ना। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है, और दैट इज करके अर्थात करके आप इसे लिख लेंगे, ये दोनों, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बार हिंदी में और सुन लो, क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को कहते हैं आप परम शून्य ताप, ठीक है। तो परम शून्य तापों पर, भाई बहुत सारे सिस्टम्स के लिए, तो परम शून्य तापों पर, है ना, क्या हो रहा है, परम शून्य तापों पर सभी निकायों की एंट्रोपी तथा सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है, किसकी तरफ टेंड करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, मतलब जीरो की ओर, शून्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसे स्टेटमेंट हिंदी में दे सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख ही दिया है, तो इंग्लिश में स्टेटमेंट आपको इसे देख के लिखना है। तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी सिस्टम हो उसकी एंट्रोपी जीरो होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसमें एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है जी। और ये बात नर्स्ट ने बताई थी, इसी कारण इसे नर्स्ट हीट थ्योरम भी कहते हैं, और नर्स्ट हीट थ्योरम को ही आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है जी। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग देखो, हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पढ़ रहे हो ना आप, तो एक कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। क्यों नहीं किया जा सकता, अभी बताएंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यही आपका टॉपिक है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो, देखो प्राप्त नहीं किया जा सकता, अटेन माने होता है प्राप्त करना, क्या होता है, अटेन एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना। और अटेनेबिलिटी किसे कहेंगे, अटेनेबिलिटी प्राप्त करना, है ना। तो एक वर्ड है अनअटेबिलिटी, अनअटेबिलिटी का अर्थ होता है प्राप्त ना कर पाना, ठीक है। तो वही हमें बताना है कि हेडिंग क्या है, अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हेडिंग डालो, अनअटेनेबिलिटी ठीक है जी। अनअटेबिलिटी किसकी है, ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है जी। अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में कहेंगे अटेन माने प्राप्त करना, यानी अप्राप्त, अप्राप्त क्या बोलेंगे हिंदी पे, अप्राप्तनीयता, कुछ इस तरीके से वर्ड होगा, है ना, आप देख लेना हिंदी को। या अप्राप्ति भी कह सकते हो, प्राप्ति कहते हैं ना अटेनेबिलिटी को, तो अनअटेनेबिलिटी है, इसका मतलब अप्राप्ति, है ना, यानी प्राप्त ना कर पाना। तो अनअटेन, है ना, अनअटेन, अटेन क्या है, वर्ब है, और एबिलिटी यानी एक तरीके से गुण, वो विशेषता, ठीक है। तो अनअटेबिलिटी, अनअटेनेबिलिटी क्या है, किसकी है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की है, यानी आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को प्राप्त पूरी तरीके से नहीं कर सकते। इस बात को प्रूफ करके बताएंगे। मैंने आपको टीएस डायग्राम तो पढ़ा ही रखा है, कार्नोट साइकिल का, यही तो था। यहाँ पर टी लेते और यहाँ पर एस लिया था, ठीक है। कार्नोट साइकिल इस तरीके से था, है ना, ऐसे, लेकिन इसे थोड़ा आज नीचे मानेंगे, क्यों, बताओ क्यों। यहाँ पे एंट्रोपी S1 मानी थी, यहाँ एंट्रोपी S2, है ना, और यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, कितना था, T1 था, यहाँ T2 था, कुछ इस तरीके से होगा, या यहाँ पे T2 था, यहाँ T1 था। वो तो मैंने बता दिया था कि दोनों में से किसी भी तरीके से आप डेरिवेशन को कर सकते हो। लेकिन आज जो है यहाँ पर टेम्परेचर मान लो T, और यहाँ पे इसे पता क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कितना है, 0, ठीक है जी। क्योंकि टेम्परेचर देखो
ये ए है, ये बी है, ये सी है ये वाला पॉइंट, और ये डी है। तो ये जो सी डी के लिए है ना, सी डी के लिए टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, ठीक है जी। और ए बी के लिए टेम्परेचर है T, ठीक है जी। तो आप ये लेके चल रहे हो ना 0 केल्विन टेम्परेचर, तो आप जो थ्योरम करेंगे ना, इसे हम करेंगे क्लोसियस थ्योरम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? क्लोसियस थ्योरम मैंने कराई थी, आपको बताया था। ये क्लोसियस थ्योरम क्या कहती है? क्लोसियस थ्योरम ये कहती है कि जो एंट्रोपी चेंज है ना रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो 0 होती है ना। एंट्रोपी चेंज कितना होता है? 0 होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये क्लोसियस थ्योरम है, तो इसे हम हेल्प लेंगे क्लोसियस थ्योरम की। और आप, ठीक है, ये आपका कार्नोट साइकिल है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ठीक है जी। लेकिन कार्नोट साइकिल कौन से कहाँ पर है? ये टीएस डायग्राम में। तो कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, ध्यान दो, कार्नोट साइकिल है टीएस डायग्राम में। तो कार्नोट साइकिल में तो आपको पता है हीट इंजन होता है, कार्नोट हीट इंजन, जो वर्क करता है दो टेम्परेचर्स के बीच। T1 सोर्स का टेम्परेचर मानते हैं और T2 सिंक का मानते हैं। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर सोर्स का है वो आपने T मान लिया, ठीक है, क्योंकि A से B तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और उस प्रोसेस में सिलेंडर को कहाँ रखते हैं? सोर्स पर। तो Q1 हीट ली जाती है T1 टेम्परेचर पर, लेकिन आपने यहाँ पर T1 की जगह क्या माना? T, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और B से C ये है आइसोथर्मल, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, C से D है आइसोथर्मल कंप्रेशन और D से A है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब C से D होता है तो टेम्परेचर आप T2 है ना, सिंक C से D तक क्या करते हैं? सिंक पर रख देते हैं सिलेंडर को। कराया था ना मैंने, पहले पढ़ा रखा है स्टूडेंट में। तो सिंक को हीट दी जाती है Q2 T2 टेम्परेचर पर, लेकिन T2 टेम्परेचर आप कितना लेके चल रहे हैं? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है तो केल्विन में नापेंगे, ठीक है। तो 0 केल्विन लेके चल रहे हैं आप, लेकिन इसे लेकर के जो क्लोसियस थ्योरम है वो आपकी गलत आ जानी चाहिए। क्योंकि आप गलत क्यों आ जानी चाहिए? भाई सही आ जाए तो इसका मतलब है जो 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लेके चल रहे हैं, फिर तो वो प्राप्त हो जाएगा, फिर तो अटेनेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन वो प्राप्त नहीं होता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी कारण क्लोसियस थ्योरम जो है वो प्रूफ नहीं होगी, है ना, गलत आ जाएगी। इसका मतलब है भाई हम गलत लेके चले थे तभी तो गलत आया। इसी तरीके से जैसे कार्नोट थ्योरम का प्रूफ किया था कि गलत लेके चले तो गलत ही आ गया था। तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमें करना है, ठीक है। तो डायग्राम आपने बना दिया है, डायग्राम में आप यही सब बातें लिखेंगे, नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, कि कोई एक कार्नोट हीट इंजन है जो T1 बराबर T जिसका है ना सोर्स का टेम्परेचर है, और T2 बराबर 0 केल्विन मान के चल रहे हैं आप इसके सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। यानी T और 0 केल्विन टेम्परेचर्स के बीच वो कार्नोट हीट इंजन वर्क कर रहा है, ठीक है। T किसका है? सोर्स का टेम्परेचर, और 0 क्या है? सिंक का टेम्परेचर। ये सब बातें लिख के आपको क्लोसियस थ्योरम प्रूफ कर देनी है। क्लोसियस थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाएगी तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि हम टेम्परेचर जो T2 है वो गलत लेके चल रहे हैं, क्योंकि यदि इस टेम्परेचर में ही वेरिएशन कर दें तो क्लोसियस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी फिर, है ना। पहले देखते हैं। तो क्लोसियस थ्योरम में आपको पता है ना कैसे करते हैं भाई। क्लोसियस थ्योरम कहती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, या रिवर्सिबल साइकिल में जो एंट्रोपी चेंज है वो 0 होती है। तो सबसे पहले आप इसके 4 प्रोसेस हैं, चारों में आप एंट्रोपी चेंज निकाल दो। तो सबसे पहले आप निकाल दो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आप एंट्रोपी चेंज निकालो। डेल्टा S1 मान लो, जो डेल्टा S1 है A से B तक, है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? A से B तक। तो जो डेल्टा S1 है वो आपको फॉर्मूला तो पता है ना, Q/T होता है एंट्रोपी का, है ना, एंट्रोपी चेंज का।
तो Q1 हीट ले रहे हैं, ठीक है, और T1 टेम्परेचर पर ले रहे हैं, लेकिन T1 किसके बराबर मान रखा है, T, ठीक है, T1 किसके बराबर मान रखा है, T के। तो ये हो जाएगा आपका Q1/T, क्योंकि T1 तो T के बराबर है ना। तो डेल्टा S1 कितना आया, Q1/T, और Q1 क्या है, हीट, वेयर करके आप लिख सकते हो, Q1 क्या है, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। नंबर सेकंड में देखो, इसमें ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हिंदी नाम बता रखे हैं मैंने इनके, इसलिए मैं बार बार अब बोल नहीं रहा, हिंदी में मैंने बता रखे हैं सबके हिंदी नाम। तो कोई हिंदी में हो तो फिर है ना लिख के रख लिया करो, और जो हिंदी में पढ़ता है उसका दायित्व तो ये बनता है कि वो लिख करके रख ले, मैं क्योंकि बता चुका हूँ, है ना, तो बार बार तो बताना संभव नहीं होता कि हिंदी में क्या कहते हैं इन शब्दों को। कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी तक है। देखो एडियाबैटिक है प्रोसेस, तो प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, है ना, यही लिखना है आपको, है ना, बिकॉज एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक सो देर इज नो चेंज ऑफ हीट, ठीक है, तो हीट का कोई भी, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखियो हीट जीरो ऊपर, तो डेल्टा S2 कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो एंट्रोपी चेंज, है ना, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन डेल्टा S2 बराबर जीरो। नंबर थर्ड में आओ, क्या है, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है जी। आइसोथर्मल कंप्रेशन में देख लो, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, C से D तक, ठीक है जी, ये C से D तक हो रहा है। और इसमें देखो टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, डेल्टा S3 मान लो Q2 आप हीट ले रहे हैं, तो आप ऐसे मत करना, वैसे तो 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो पूर्ण में, लेकिन एक बात आप जानते हो, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि भैया एंट्रोपी जीरो होती है और एंट्रोपी चेंज भी जीरो होता है, बताया था नहीं ये भी, कब, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो। तो इसमें आप कौन सा लॉ लगा रहे हैं, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख देना पूरा। क्या होता है, डेल्टा S किसे टेंड करता है, जीरो को, ठीक है, कब, यदि टेम्परेचर कैसा हो, 0 केल्विन। तो टेम्परेचर 0 केल्विन है तो यहाँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, बताया था ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में, और ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल ही है। तो देख के बताओ, डेल्टा S2 था 3 मान लो, तो डेल्टा S3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, 0 को टेंड कर जाएगा, बराबर ही लगा लो चाहे, तो डेल्टा S3 0 हो गया। अब नंबर फोर्थ है आपका, कौन सा है, ये एडियाबैटिक इन एडियाबैटिक कंप्रेशन। कहाँ से कहाँ तक है, D से A तक, ठीक है जी, D से A तक। देख के बताओ, एडियाबैटिक है, यही सब बातें लिख देनी है, बिकॉज कंप्रेशन इज एडियाबैटिक सो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, तो एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, तो फिर आपको पता है हीट जीरो, तो एंट्रोपी भी जीरो, क्योंकि डेल्टा S बराबर होता है dQ/T या Q/T, है ना। डेल्टा S4 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है जी। अब आपको पूरे साइकिल के लिए निकालनी है एंट्रोपी डेल्टा S, तो देन नेट एंट्रोपी चेंज, बताओ क्या आएगा, डेल्टा S से डिनोट कर लूं और सारों को जोड़ दो बस, तो नेट एंट्रोपी चेंज है ना, इन साइकिल, है ना, पूरे साइकिल में, और साइकिल में कैसा है, इन रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है जी, रिवर्सिबल साइकिल यानी यही कार्नोट साइकिल जो है। देखो क्या आएगा, डेल्टा S बराबर है
डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 और प्लस डेल्टा S4। डेल्टा S बराबर डेल्टा S1 क्या है, ये रहा Q1/T। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, यहाँ क्यों जीरो हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन में, आप समझ गए ना। तो डेल्टा S3 तो जीरो हो गया, Q1/T और प्लस सारे जीरो ही हैं। देखो दिक्कत आई नहीं, क्या दिक्कत आई? क्लोसियस थ्योरम कहती है कि भैया रिवर्सिबल साइकिल में हमेशा जो एंट्रोपी चेंज है जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे देखो डेल्टा S नॉन जीरो आ रहा है, यानी एंट्रोपी चेंज नॉन जीरो आ रहा है। तो ये तो क्लोसियस थ्योरम के अगेंस्ट बात हो रही है नहीं? तो इसके नीचे लिख देना दिस इज अगेंस्ट क्लोसियस थ्योरम। ठीक है, क्लोसियस थ्योरम के अगेंस्ट बात है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्लोसियस थ्योरम के अगेंस्ट बात है, और जब एक वेल नोन थ्योरम के अगेंस्ट बात हो रही है, यानी सत्य के विरुद्ध बात हो रही है, क्योंकि सच है ना, ये तो पहले प्रूफ कर चुके इसे। तो सत्य के विरुद्ध बात हो रही है, तो इसका मतलब है क्लोसियस थ्योरम गलत है या फिर हम गलत हैं। तो क्लोसियस थ्योरम गलत नहीं है, हम गलत हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम क्यों गलत हैं? क्योंकि भाई हम गलत लेके चल रहे हैं, क्योंकि अनअटेबिलिटी पढ़ रहे हैं आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। सिद्धांत कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो देख लो, प्राप्त करने की कोशिश की तो रिजल्ट ही गलत आ रहा है, इसका मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें लिख देना दिस इज अगेंस्ट क्लोसियस थ्योरम। ठीक है, सो क्या मतलब है इसका? अगेंस्ट आने का मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिख देना सो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यही क्या है, यही है दिस इज अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। और इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कार्नोट हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जो किसी फाइनाइट टेम्परेचर और 0 केल्विन के बीच वर्क करता हो, है ना। देख लो, फाइनाइट टेम्परेचर और 0 केल्विन के बीच वर्क करने वाला इंजन नहीं होता, क्योंकि होता तो फिर ठीक रिजल्ट आता। इसका मतलब है T1 T2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क करने वाला हीट इंजन हो सकता है, लेकिन सिंक का टेम्परेचर जो है 0 केल्विन नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब है देयर इज नो कार्नोट हीट इंजन, देयर इज नो कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सोर्स, है ना, ऑफ या एट फाइनाइट टेम्परेचर एंड सिंक एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एक सोर्स जो किसी फाइनाइट टेम्परेचर यानी निश्चित ताप पर वर्क कर रहा है, और एक सिंक जो 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है, ऐसा कार्नोट इंजन नहीं होता है। तो यही है अनअटेनेबिलिटी, है ना, अभ्यास कर लेना इसका, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कर लोगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।